जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रविवार और तारीख 28 दिसंबर 2014। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलते दौर में रेडियो उड़ान पर हाजिर खिदमत हूँ। हर बार की तरह एक नई डिस्कशन, एक नया टॉपिक और हमारे पैनलिस्ट, इन सभी से होगी मुलाकात। उससे पहले हेडलाइंस। लंदन में बैठकर उमर अब्दुल्ला ने मोदी को चिढ़ाया। कहा पहले कह रहे थे खत्म करेंगे वंशवाद और अब मांग रहे हैं सपोर्ट। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी को अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की वकालत। नरेंद्र मोदी ने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को कहा पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव खबरें मुझ तक पहुंचाए। क्या सोचती है जनता एनडीए के बारे में। एयर एशिया का विमान गायब, 162 यात्री खोए। विश्व के हर कोने में दुआ का सिलसिला जारी। आमिर खान की मूवी पीके के विरोध में बाबा रामदेव सामने आए। कहा हिंदू विरोधी है फिल्म। और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के विशाल स्कोर के बाद विराट कोहली का शानदार शतक पूरा होने पर अनुष्का शर्मा को दी फ्लाइंग किस। हेडलाइंस के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है, प्रॉब्लम ऑफ लेट एज ब्लाइंड और रिसेंटली ब्लाइंड वी कैन से। और हमारे पैनल में आज हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस यू क्विकली। आई हैव गॉट डिप्टी मैनेजर ऑफ वोडाफोन मिस्टर आशीष सिंगला। सर, वेलकम। थैंक यू दानिश। डायरेक्टर ऑफ रेडियो उड़ान मीनल सिंघवी जी इज विद अस। मैम, वेलकम। Thank you, Danish. Sharmishta Atreja, she is joining us first time. Students of MPhil, ma'am, welcome. Thank you, Danish. And we have General Secretary of Progressive Society who will conclude today's discussion and put his viewpoint forward as usual. Sarin sir, Dr. Ramesh Singh sir, welcome. Thanks a lot, Danish. And shortly we will be joined by Sumit Jain or Mr. Sandeep shortly. वेल, लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। उसके सबसे पहले हम डिस्कशन को शुरू करें तो उससे पहले जानना बहुत जरूरी है कि हम जाने कि आप किस एज में और कैसे ब्लाइंड हुए। तो इसके बाद हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। जी आशीष जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आपकी डिसेबिलिटी का क्या रीजन रहा और आपको क्या प्रॉब्लम है। बेसिकली जो मेरी लो विजन का रीजन है, दैट इज आरपी, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, and I started losing my vision while I was in my +1 +2 and तब से deteriorate हो रही है regularly. Now it's been about 14 years and now it is close to, my doctor tells me it's about 10%. डॉक्टर 10%। जी मीना सिंघवी जी, यही प्रश्न आपके लिए दोहराता हूँ। जी, मेरी विजन 27 की एज में गई थी और रॉन्ग इंजेक्शन लग जाने के कारण मेरी विजन चली गई थी। और डॉक्टर ने बताया कि मेरी ऑप्टिक नर्व जो है वो ब्लॉक हो गई उस इंजेक्शन के कारण। जी शर्मिष्ठा जी, आपसे जानना चाहेंगे। मेरा केस बिल्कुल आशीष जी की तरह है। इवन आई हैव आरपी, सो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, दैट वी नो दैट्स अ कंडीशन वेयर आई साइट डिक्रीज होती है। तो I also lost my eyesight, not completely lost, but yeah, majorly when it decreased majorly when I was, let's say 13, 14. So my puberty age. Yeah. तो ये हमारे पैनलिस्ट आज के जिन्होंने हमें प्रॉब्लम्स बताई। अब स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन को। और सबसे पहले आशीष जी, आपसे जानना चाहेंगे, सबसे इनिशियल जब आपको विजन की प्रॉब्लम आनी शुरू हुई तो सबसे पहली प्रॉब्लम आपको लगी।
सबसे पहली प्रॉब्लम मैंने क्या महसूस की, सबसे पहली प्रॉब्लम आई वुड से थी बोर्ड ना पढ़ पाना, क्योंकि आई वाज डूइंग माय 12th एट दैट टाइम। तो खैर तब तो कि सामने वाली लाइन में बैठ के आप कर लेते हैं एंड एवरीथिंग, एंड कुछ हद तक मेरे को लग रहा था कि ये चश्मे से ठीक हो जाएगी, पर चश्मा क्यों लगवाना है। एंड वन फाइन डे जब बिल्कुल ही पढ़ना मुश्किल हो गया या पढ़ा ही नहीं जा रहा था, तो आई वेंट टू द डॉक्टर एंड मैंने उनसे पूछा कि चश्मा लगा के ये ठीक हो जाएगा। एंड दैट इज द टाइम आई केम टू नो कि नहीं, ये चश्मा लगा के ठीक नहीं होगा, ये प्रोग्रेसिव है। तो दैट इज हाउ आई केम टू नो कि ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसको कि चश्मे से मैं ठीक नहीं कर पाऊंगा। जी, मतलब आपका कहना है कि आपको स्टडी के क्षेत्र में, आपको पढ़ाई के क्षेत्र में प्रॉब्लम ज्यादा फेस होनी शुरू हुई, वहां से शुरुआत थी। हाँ बिल्कुल, मतलब आपका सबसे मेजर लगा इनिशियल में। जी 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 मीनल जी, जैसा कि मैं जानता हूँ आप मैरिज के बाद ब्लाइंड हुई हैं, तो आपका जानना चाहेंगे आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, सबसे बड़ी इनिशियल प्रॉब्लम्स क्या थी? दानिश, जब मेरी विजन गई थी तो उस वक्त ना मेरा मतलब बॉडी का कोई भी पार्ट इतना प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था, हाथ पाँव कुछ भी, मतलब मैंने हाथ भी मूव नहीं कर पा रहे थे और पैर भी मूव नहीं कर पा रही थी। तो उस वक्त मैं हॉस्पिटल में थी, तो मुझे ये पता ही नहीं लगा कि मेरी विजन नहीं है। मुझे लगा था कि शायद एक कमरे में हूँ मैं, वहां पर अंधेरा होगा, सबसे पहले मुझे यही लगा था। और जब मुझे सबसे ज्यादा फील हुआ कि मैं हाथ नहीं उठा पा रही, मैं कुछ खा नहीं पा रही, मुझे कोई खिला रहा है, तो ये चीज उस वक्त मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रही थी। तो उस जो पहला स्टेज था मेरा विजन जाने का, उस वक्त मेरा विजन पर इतना ध्यान नहीं गया। सबसे ज्यादा ध्यान था कि मैं कैसे भी करके अपने हाथों से खाऊं और अपने पैरों से चलूं। तो मतलब करीब 15-20 दिन में मुझे ये हो गया। तो मैंने मेरे हस्बैंड से पूछा था कि यार मुझे अंधेरा अंधेरा क्यों नजर आ रहा। तब तक मुझे किसी ने भी नहीं बताया था कि मेरी विजन नहीं है करके। तो जब मैंने पूछा गया तब उन्होंने मुझे बोला कि अभी तुमको इंजेक्शन दिया है तो इस कारण तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, थोड़े दिन में धीरे धीरे जैसे इंजेक्शन का असर खत्म होगा तो तुमको दिखाई दे जाएगा, ऐसे उन्होंने मुझे उस वक्त बताया था। तो उस वक्त मैं इतनी ज्यादा टेंस नहीं थी क्योंकि मुझे पक्का पता ही नहीं था कि मतलब आई लॉस्ट माई विजन एट द फर्स्ट स्टेज। तो जब मैंने धीरे धीरे कैसे भी करके अपने आप को एक्टिव किया, चलना फिरना जब मैंने शुरू किया, डॉक्टर ने मुझे बोला था कि 6 महीने लग जाएंगे, तो वो सबसे बड़ा चैलेंज था। तो सबसे पहले मैंने अपने पैरों पे चलकर मुझे घर आना था और मेरा 1 महीने का वो जो हॉस्पिटल का ट्रिप था वो उसी पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट था सबसे पहले। लेकिन जब मैं घर आई तब मुझे बहुत मतलब एक बार लगा कि मैं कुछ भी नहीं देख पा रही, मुझे कहाँ जाना है। जब मैं कार से उतरी तो वो एक पल था जो मुझे मतलब पहली बार अपनी आंखों के लिए फील हुआ 1 महीने के बाद, विजन लॉस होने के 1 महीने। जी, तो ये आपकी इनिशियल प्रॉब्लम थी, इस पे जाएंगे। वेल हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट और टीचर सुमित जैन ने ज्वाइन किया। सुमित जी आपका स्वागत है, आपको 2 मिनट के लिए होल्ड करूंगा। और मैं अभी सरीन सर आपसे भी माफी चाहता हूं, आपको होल्ड पे रखा हुआ है और आपके भी इनिशियल इस टॉपिक पर व्यूज चाहिए ओपनिंग में। वेल हम पहले एक बार सुन लेते हैं शर्मिष्ठा जी को, उनको उनकी लाइफ में इनिशियल प्रॉब्लम्स उनको सबसे बड़ी क्या लगी, फिर आगे इसको मूव ऑन करते हैं सुमित जी के पास और डॉक्टर सरीन के पास। नहीं, सबसे पहली प्रॉब्लम तो एक्सेप्टेंस की, खुद को ही ना समझ में आ पाना कि वेदर आई एम ब्लाइंड और नॉट, और वेदर आई कैन सी और नॉट। ब्लाइंड भी वहां पे तब तो ये ब्लाइंड शब्द भी नहीं आता था क्योंकि ऐसा इमेजिन भी नहीं किया था कि आई माइट बी डिफरेंट फ्रॉम माई सर्कल, माई सराउंडिंग्स। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही थी कि खुद को ही नहीं समझ में आता था कि मेरे सामने जो चीज है वो मुझे समझ नहीं आ रही, दिखाई नहीं दे रही, या फिर है ही नहीं, और ये मेरी प्रॉब्लम है या फिर कई बार लगता था बिकॉज इस सब चीजों के कारण ऑटोमेटिकली आप चिड़चिड़े हो जाते हो। तो ये एक प्रॉब्लम आती थी कि एक तो आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो और प्लस आपके एटीट्यूड की वजह से आपको सराउंडिंग नहीं एक्सेप्ट कर पाता। तो एक सोशल आप यू कांट मिक्स सोशली। सो एक ये दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज। उसके बाद जब ये इन प्लेस हो गया तो एवरीथिंग गॉट इन प्लेस। जी, तो एक्सेप्टेंस आपकी सबसे बड़ी एडिशनल प्रॉब्लम लगी और सोसाइटी का एक डर जो होता है सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ एक्सेप्टेंस और सोसाइटल एक्सेप्टेंस दोनों। बिल्कुल, मैं तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इस पर हम बात करेंगे। जी सुमित जी, इससे पहले हम डॉक्टर साहब के पास जाएं, आपसे जानना चाहेंगे आप कब ब्लाइंड हुए, कैसे हुए और इनिशियल सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको क्या आई? दानिश भाई, सबसे पहले तो आपको नमस्कार
जी नमस्कार। तो सभी हमारे पैनलिस्ट को नमस्कार। ये मेरा पहला पार्टिसिपेशन है रेडियो उड़ान पे। जी शर्मिष्ठा जी का भी पहला है, आप कैरी ऑन करें। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, आप कैरी ऑन करें जी। तो सर मतलब कि सबसे पहले मैं जब +2 में पढ़ता था तो +2 में मेरे को नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम शुरू हो गई रात में, यानी कि जब हम पहले तो जो बच्चा जब पैदा होता है, जैसे अगर उसको सुनाई ना दे तो उसको पता ही नहीं, कम सुनाई दे तो उसको पता ही नहीं कि उसको दूसरों के मुकाबले कितना सुनाई देता है। तो वैसी मेरी प्रॉब्लम थी जब मैं पैदा हुआ, तो मेरे को रात को कम दिखाई देता था। ये +2 के बाद जाकर मेरे को महसूस होने लगा, जब मैं मतलब कि ट्यूशन वगैरह बाहर जाता था लोगों बच्चों के साथ, तो बच्चे साइकिल तेज चला के चले जाते थे और मेरे से इतना तेज नहीं चलता था, तो मेरे को रात की प्रॉब्लम सामने आई। उसके बाद जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन का मैंने फाइनल ईयर कंप्लीट करना था, मेरे पास ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स और हिंदी सब्जेक्ट थे। तो फिर मेरे को पढ़ने में दिक्कत आने लगी, यानी कि मेरा फोकस नहीं बनता था सबसे पहले तो बुक के ऊपर, और पेन और लाइन का फोकस नहीं बनता था। तो फिर मैंने मतलब कि B.Ed का एंट्रेंस भी दिया, वहाँ पर भी प्रॉब्लम आई मेरे को। तो उसके बाद फिर मैंने एंट्रेंस दिया तो उसमें रैंक मेरा पीछे आ गया, मैं MSc करने के लिए चला गया। तो MSc में DAV कॉलेज जलंधर में मैंने एडमिशन ले ली। तो वहाँ जब मैं क्लासरूम में जाता था तो वहाँ मेरे को अंधेरा ही अंधेरा महसूस होता था, ब्लैक बोर्ड पर कुछ दिखाई नहीं देता था, यानी कि ये 2005 की बात है। तो उसके बाद फिर ये प्रॉब्लम बढ़ती गई, इसको दिखाया, फिर वहाँ से छोड़कर आ गया। मतलब स्टडी की प्रॉब्लम आई सबसे बड़ी आपको लगी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या लगी आपको स्टार्टिंग में? जो एक ब्लाइंड को, रिसेंटली ब्लाइंड को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सबसे पहली उसको सामने आती है, वो आपको क्या लगी? सबसे पहली प्रॉब्लम तो मतलब कि एडजस्टमेंट की थी। मैं अपने आप में एडजस्ट ही नहीं कर पाया कि ये मेरे साथ क्या हो गया। सेम लाइक शर्मिष्ठा जी, मतलब एक्सेप्टेंस, सेल्फ एक्सेप्टेंस जी। तो सोशली एक्सेप्टेंस तो शायद मैं कहूँगा मेरे अंदर आज तक नहीं आ पाया अभी तक। आपको मैं एक बात बताऊं, क्योंकि और उसके बाद मेरे साथ समस्या क्या थी दूसरी, कि मतलब कि मेरे को पता ही नहीं था कि ये स्टडी वगैरह आगे कंटिन्यू हो सकता है। लैक ऑफ अवेयरनेस, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई मेरे आगे। जी आप समेत बने रहिए, हमने आपकी बात सुन ली। आपको प्रॉब्लम आई, आपको सेल्फ एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम थी, अवेयरनेस की आपने बात की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू था, इस पर बात करेंगे। डॉक्टर सरीन, मैं माफी चाहता हूं, हालांकि पहले आपसे पूछना चाहिए था, ओपनिंग कमेंट्स आपके चाहिए इस टॉपिक के बारे में अभी तक, फिर हम आपके पास बाद में आएंगे। मेरे हिसाब से आपको सॉरी फील करने की आवश्यकता नहीं है, ये चीज बड़े अच्छे ढंग से चल रही है, और इसका ओपनिंग कमेंट भी फेज वाइज क्लोजिंग कमेंट जैसे हो सकते हैं। जैसे अभी हमारे सामने जो केस इन डिस्कशन है, उनमें एज रेंज ज्यादातर से 8-9 से लेकर डाउन टू 27 है, और 2-3 केसेस आरपी के प्लस ग्रेजुअल लॉस, जिसमें ये नहीं बताया जा पा रहा है कि एक्चुअल डिजीज क्या रही होगी, उस ढंग के केसेस हैं। और इनिशियली क्योंकि उस एज ग्रुप के ज्यादा केसेस जो स्टडी से रिलेटेड है, आमतौर पे ये देखा जाता है कि क्लास में बच्चे इनिशियली जब उन्हें हेडेक भी होता है तो उसे नॉन सीरियसली लेते हैं, धीरे धीरे कहने लगते हैं कि ब्लैक बोर्ड नहीं पढ़ा जा पा रहा, तो लास्ट बेंच से आगे फ्रंट बेंच की ओर ले जाए जाते हैं। तो जो ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ विजन है, वो जनरली लोगों को समझ तब तक नहीं आता जब तक उस लेवल तक चला जाए कि आपको कोई लॉस टाइप की चीज दिखाई देने लगे। और उस स्थिति में निश्चित तौर पर हम डरते भी हैं, असमंजस की स्थिति में भी हैं, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। प्लस इसको स्वीकार करना कि मैं ब्लाइंड हूँ, ये अपने में बहुत टफ चीज है। इवन वो ओल्ड एज में जो ग्रेजुअल विजन घटता है 60, 65, 70 में, वहां भी आदमी यही कहता है मेरी आईसाइट वीक हो रही है। ये कोई भी कहने में डरता है कि मैं ब्लाइंड हो रहा हूँ। तो मुझे ये बहुत सीरियसली समझ आता है कि विजन का इतना ज्यादा इंटेंस बना देने के बाद
किसी को भी लगता है द मोमेंट आई से आई एम बिकमिंग ब्लाइंड तो एक कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाऊंगा, वो कहीं अंदर हमारे बैठा हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये बात बहुत रियल सेंस में लोगों को बताई जानी चाहिए कि ये बहुत ही नॉर्मल सा एबनॉर्मल दिखने वाला फिनोमिनन है जो किसी के साथ भी कभी भी हो सकता है। और मैं बहुत खुश हूँ कि काफी चैट्स मेरे पास आ रही है, डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं सभी लिसनर्स का अभिनंदन करता हूँ और आपके तमाम क्वेश्चंस को लिया जाएगा आज की डिस्कशन में। वेल लेट्स मूव टू द डिस्कशन अगेन, द मेन फोकस। आशीष जी, अवेयरनेस कितना बड़ा इशू था और कैसे आप अवेयर हुए, सोसाइटी के साथ मिंगल हुए इन टर्म्स ऑफ ब्लाइंड कम्युनिटी? अवेयरनेस बहुत बड़ा इशू था। अवेयरनेस बहुत बड़ा इशू था, नॉट ओनली मेरे खुद के लिए। मेरे ख्याल से एक डॉक्टर्स जिनकी गाइडेंस है या एक जो डॉक्टर आपको गाइड करता है, मेरा जो डॉक्टर है वो मुझे बताता है कि जी आपको आरपी है एंड इससे क्या होगा कि आपका ग्रेजुअल विजन लॉस हो जाएगा एंड एक दिन हो सकता है आपको दिखना बंद हो जाए। एंड इतना नॉर्मली वो चीज कह दी जाती है एंड जो चीज कि आपको बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट करती है एंड आप सोचते हैं कि आप नॉर्मल चीज जैसे पढ़ना है उसको कैसे करेंगे, ड्राइविंग आपकी छूट जाती है, आपकी इंडिपेंडेंस जो आप बिना सोचे समझे उठ के कहीं पे भी चल देते हैं वो रुक जाता है। तो एक अवेयर करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कैसे इस चीज को टैकल करेंगे, कैसे इन चीजों से कोप अप करेंगे, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड अगर फ्रैंकली पूछें तो नेट पे भी उस टाइम तक तो बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी नहीं थी इस चीज की, इन सब के सॉल्यूशंस की। और ब्लाइंड कम्युनिटी से जहां तक जुड़ने की बात है वो तो बहुत ही रिसेंटली है मेरा, अभी तो आई वुड से 1 या 2 महीने पहले, इतना रिसेंट है कि मैं ब्लाइंड कम्युनिटी से जुड़ा हूँ। इससे पहले तो इट वाज मोर लाइक स्ट्रगलिंग फॉर थिंग्स एंड यू हिट एंड ट्राई कि अच्छा ये भी हो सकता है। किसी दिन किसी ने बताया मैग्नीफायर नाम की चीज है तो विंडोज में मैग्नीफायर ट्राई कर लिया, नरेटर ट्राई कर लिया, एनवीडीए पता लगा वो ट्राई कर लिया। तो कोई वन स्टॉप शॉप नहीं है मेरे हिसाब से। काउंसलिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑल सच केसेस। जी बिल्कुल। और मीनल जी, आपके लिए अवेयरनेस कितना बड़ा इशू था, कैसे आपको कम्युनिटी के बारे में पता लगा और क्या आपका कम्युनिटी से कुछ बेनिफिट हुआ? मुझे एक्चुअली जब मैं ब्लाइंड हुई थी 2007-8 में, मतलब मैं पूरी तरीके से ब्लाइंड हो गई थी स्टार्टिंग मार्च से अप्रैल तक। तो तब तक तो मुझे पता ही नहीं था कि मतलब ब्लाइंड ये सब कुछ भी कर सकता है, कंप्यूटर एंड ऑल, टॉकिंग, मोबाइल। वो एक इत्तेफाक था कि उस वक्त मेरे पास एक मोबाइल था जो कि थोड़ा बहुत बोलता था, कॉन्टैक्ट वगैरह, और मेरा ज्यादातर काम था जो मोबाइल पे होता था। लेकिन वो सब कुछ छूट ही गया था मेरा, तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर पाती थी। और क्योंकि मैं मैरिड थी, बच्चे भी थे मेरे, तो मुझे काफी टेंस हुआ करती थी कि मैं इनको पढ़ाऊंगी कैसे, इनका फ्यूचर क्या होगा। तो मुझे कभी कभी रात को भी ऐसे रोना आता था कि अब क्या होगा। फिर चलो बच्चे 3rd, 1st, 4th में थे तो उस वक्त की थोड़ी बहुत स्टडी हमें आती थी, तो मैं कभी कभार लेके बैठती थी जब मन काफी उदास हो जाता था। लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता था कि हम लोग क्या करें। जैसे कि मैं 2008 में मेरी विजन गई, 2010 में मैं एक डॉक्टर के पास गई थी। वहां पर जब कुछ ब्राइन से मेरी मुलाकात हुई तो वहां मुझे पता लगा कि यार ब्राइन तो कंप्यूटर भी चला सकता है। तब तक तो मुझे कुछ भी नहीं पता था कि हम लोग क्या कर सकते हैं। मैंने घर पे सिर्फ बैठ के ही टाइम बिताया, मतलब ऐसे ही कुछ भी नहीं किया उस दौरान 2 साल के अंदर। जब वहां गई तो मैंने देखा कि यार लोग कंप्यूटर भी चलाते हैं। वहां पर एक सर थे जिनसे मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने मुझे डेमो दिया था। लेकिन उस वक्त मुझे कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता था, ना मुझे कीबोर्ड का कुछ आइडिया था, कुछ भी नहीं पता था। जो थोड़ा बहुत चलाते थे वो माउस से चलाते थे, कीबोर्ड कभी यूज ही नहीं किया। तो अवेयरनेस का मतलब मुझे बहुत प्रॉब्लम आई थी जब मैं बिगनिंग में कि मैं क्या करूं क्या नहीं। ना मुझे किचन में कुछ करना आता था, कोई भी काम मुझे आता ही नहीं था ड्यू टू ब्लाइंडनेस। तो फिर धीरे धीरे मेरे जैसे फ्रेंड्स बड़े, उन्होंने मुझे थोड़ा घर पे आके वो मेरे डेमो डाल के गए थे जॉब पे। फिर धीरे धीरे फ्रेंड्स बढ़ते गए और बेनिफिट मुझे ये रहा कि जो आज मैं जितना भी कंप्यूटर नॉलेज जानती हूँ, जितना भी अवेयरनेस मेरे अंदर है, वो सारी की सारी फ्रेंड्स के जरिए है। ऑनलाइन जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं स्काइप पे, उन्हीं के जरिए मेरी ये सारी अवेयरनेस बढ़ी है। और जो आज मैं जिस मुकाम पे पहुंची हूँ, मुझे लगता है ये सारा क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है। उन्हीं को जाता है। तो आपको बहुत फायदा हुआ कम्युनिटी से और अवेयरनेस मुझे बहुत फायदा हुआ। जी शर्मिष्ठा जी, अवेयरनेस कितना बड़ा इशू था? और जैसे आपने पहले पॉइंट रखा कि हमें सोशली आपको एक्सेप्टेंस में प्रॉब्लम आई,
तो एक सवाल है आपके लिए लिसनर का कि बहुत सारे जो लेट ब्लाइंड होते हैं वो जनरल सोसाइटी तो दूर की बात है, इवन कि अपनी कम्युनिटी में वो ब्लाइंड लोग जो पहली बार मिलते हैं तो दे गेट अफ्रेड ऑफ, तो वो मिंगल नहीं होना चाहता। क्या ऐसी चीज आपके साथ भी थी कुछ? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि जब आप लेट ब्लाइंड होते हैं तो यू नेवर नो, आपको यही एक्सेप्ट करने में, आपको यही समझने में प्रॉब्लम हो जाती है कि आप इधर के हो या उधर के हो। सो यू आर इन अ ग्रे एरिया। तो पहले मैं अवेयरनेस की बात करती हूँ। तो अवेयरनेस सबसे बड़ा वाकई में इशू होता है, क्योंकि अगर अवेयरनेस हो तो ये सब, ब्लाइंडनेस इज नॉट अ डिसेबिलिटी आई बिलीव, और दिस इज जस्ट अ सराउंडिंग जो कि आपको डिसेबल बना देता है। ब्लाइंडनेस इज जस्ट अ वेरी स्मॉल इशू। मैं जब आई रिमेम्बर जब मैं 9th-10th में थी, मेरे साथ तो मतलब मैं अवेयरनेस सबसे पहली बात तो ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट को देना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स को भी आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सब कुछ मालूम हो और एक ब्लाइंड बच्चे के हिसाब से वो अपने बच्चे को गाइडेंस दे सके। तो ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के पास अगर नहीं होती है तो आप यूर इन अ वेरी बैड सिचुएशन, यूर ब्लैंक। और यही मेरे साथ था। तो उस टाइम पे कोइंसिडेंटली एक सर्वे चल रहा था नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड का, फरीदाबाद में मैं रहती हूँ। तो वहां पे वो लोग घर घर पूछ रहे थे कि आपके घर में कोई ब्लाइंड बच्चा है। और क्योंकि मैं बाहर ही खड़ी थी और जैसे उन्होंने पूछा कि आपके घर ब्लाइंड बच्चा है, और मेरे पास ये, मैं एक्सेप्ट ही नहीं करती थी कि आई एम ब्लाइंड, आई कांट सी, तो मैंने उनको भगा दिया। कोइंसिडेंटली ये मम्मी जब आई बाहर तो उन्होंने देखा कि ये क्या, वो मतलब कोई, शी इज अ सेल्स पर्सन और व्हाट इज शी डूइंग। तो उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने घर पे बैठ करके मतलब एक अपने साथ में वो ब्रेल स्लेट, रिकॉर्डर, ये सब कुछ लाए थे। तो एक उनका अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा था, तो उसके थ्रू मुझे मालूम, उसके थ्रू मम्मी एक तरह से अवेयर हुई। और उसके बाद भी उन सब चीजों को भी मुझे एक्सेप्ट करना कि अब मुझे मम्मी रीड नहीं करेंगी, मुझे रिकॉर्ड करके देंगी, ये भी एक बहुत बड़ी चीज थी। तो वेल सेड बाय आशीष जी की एक काउंसलिंग बहुत जरूरी है, एंड वो भी ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के थ्रू आए और उसको इजी बना के बोला जाए, तो ये सबसे अच्छी बात होगी। और दूसरी बात रही एक्सेप्ट करने की ब्लाइंड कम्युनिटी को भी, वो भी बहुत लेट, बहुत रिसेंट, तो मतलब बहुत ही रिसेंट जब मैं कॉलेज में आई तब आई सॉ पीपल हु कुड नॉट सी, हु वर टोटली ब्लाइंड। उससे पहले तो मैं किसी से मिली भी नहीं थी। तो स्टीफेंस में जब मैं आई तो मेरे कुछ सीनियर्स थे हॉस्टल में, वो भी, तो उनको भी मुझे अपना दोस्त बोलते हुए भी काफी टाइम लग गया, क्योंकि मुझे लगा कि क्योंकि ये होता है कि अगर इफ आई स्टार्ट गोइंग टू देम रेगुलरली, तो एक जो आपकी जो सराउंडिंग होती है, सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल या फिर साइटेड लोग, वो आपको छोड़ना शुरू कर देते हैं ऑटोमेटिकली। टेक इट फॉर ग्रांटेड कि यही इनके दोस्त है और यही कम्युनिटी है, तो दे डोंट नीड टू टेक अ स्टेप। जी, थैंक यू। सो आई हैव टू मूव फास्ट बिकॉज वी हैव टू कवर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप हमारे शोज चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां भी आप हमारे शो सुन सकते हैं। वेल सुमित जी, ब्रीफली हम आपसे जानना चाहते हैं कि अवेयरनेस कितना बड़ा इशू था और ब्लाइंड कम्युनिटी को एक्सेप्ट करना कितना बड़ा चैलेंज था? दानिश भाई, जहाँ तक ब्लाइंड कम्युनिटी को एक्सेप्ट करने की बात है, वो मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं रहा, क्योंकि ब्लाइंड कम्युनिटी का कोई भी अगर मैं ब्लाइंड देखता तो मैं तो बल्कि उसके पास बहुत हैरानी से जाता और उनसे मतलब ये जानने की इच्छा रखता कि आप कैसे करते हो, क्या है। उनमें मैं बहुत अच्छे से घुल मिल गया, क्योंकि हमारे सुनाम में यहाँ ओम प्रकाश जी, सतीश जी, बांसल जी, बहुत यानी कि लोग हैं जो ब्लाइंड हैं, तो उनके साथ मैं मिला घुला। उनके पास जाने में मेरे को एडजस्टमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो अवेयरनेस की बात है, तो अवेयरनेस की तो बहुत ही कमी थी। तो इसके दो हैं, एक तो होता है आपकी फैमिली एजुकेटेड है और नो। अगर आपकी फैमिली एजुकेटेड है तो आप मतलब कि आपका जो टाइम पीरियड है वो शॉर्ट हो जाता है, तो आप जल्दी से जल्दी लोगों के बारे में, जल्दी से जल्दी अपने बारे में, स्टडी के बारे में जान लेते हो। अगर आपकी फैमिली एजुकेटेड नहीं है तो आप वहीं पर दबकर रह जाते हो। तो मेरे पापा वकील हैं, उन्होंने बहुत एफर्ट्स किए, मेरा सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए उन्होंने बोला। तो उस चीज को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाया कि मैं एक हैंडीकैप नहीं, यार मैं हैंडीकैप नहीं। तो वो एक्सेप्टेंस मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था
तो उस ऐसे लगा लो उसमें ना मेरे अंदर इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स भी आना शुरू हो गया था जी। हाँ, तो अवेयरनेस की कमी तो रहती है। तो अवेयरनेस के लिए मैं कहता हूँ कि हमारा फर्स्ट काउंसलर, हमारा जो डॉक्टर है वो हमारा फर्स्ट काउंसलर होना चाहिए। अगर उसको पता है कि इसको आरपी प्रॉब्लम है, इसको आगे प्रॉब्लम आएगी, तो उसको उसी समय हमें गाइड करना चाहिए कि ये जो एसोसिएशंस हैं, ये स्कूल्स हैं, इन लोगों से ये वाले केस हैं, आप इनसे मिलो, आप अपनी स्टडी को या अपनी लाइफ को आगे कैसे कंटिन्यू आगे कर कैसे सकते हो। जी, तो बिल्कुल आप सभी की राय डॉक्टर्स को ये almost same जरूर है कि डॉक्टर को अवेयर करना चाहिए, काउंसलिंग देनी चाहिए, आपका सभी का ये कहना, और अवेयरनेस एक इशू है। जी डॉक्टर सरीन जी। देखिए, जब हम प्रिवेंशन ऑफ द ब्लाइंडनेस की चर्चा करते हैं तो उसका एक पार्ट ये भी है कि आप तो करें ही, अगर प्रिवेंट नहीं हो रहा है तो आप अवेयर करें, रिहेबिलिटेट करने का प्रयास करें ब्लाइंड को, जो प्रिवेंटेबल नहीं है। और ये सही है कि अभी भी ये जानकारी लोगों में कंपैरेटिवली कम है कि वो कायदे से डॉक्टर ये रोल प्ले करें कि व्हाट टू डू एंड वेयर टू गो। बहुत कम डॉक्टर हैं बड़े फ्रैंकली कहते हैं कि आप जो है आपको इसको उस लाइन में ले जाके एजुकेट करना चाहिए। ऐसे बहुत से केस तो अब कई पेरेंट्स के साथ ही दिक्कत है कि आफ्टर मैं ये कह रहा हूँ कि किसी की और फोन चल रहा है, प्लीज म्यूट कर लें या कॉल ड्रॉप कर दे थोड़ी देर। 2 मिनट बाद विक्रम आएगा, बाहर पकड़ा देगा। जिनकी ओर से ये प्रॉब्लम है प्लीज रेक्टिफाई इट, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट इशू है, हम चाहते हैं कि लिसनर्स तक पहुंचे। जी बहुत सीरियसली जानता हूँ, पेरेंट्स खुद भी नहीं मानना चाहते कि उसका बच्चा ब्लाइंड हो गया है। तो ब्लाइंड होने के नाते जो उसको सुविधा दी जानी चाहिए, जो उसके लिए जरूरत पड़ने पे आप डिफरेंट टाइप के मिरर यूज करेंगे या मैग्नीफायर्स यूज करेंगे, उसकी जब चर्चा ही नहीं है। हम 2 एंगल से सोचते हैं, या मैं साइटेड हूँ या मैं ब्लाइंड हूँ, इन बिटवीन क्या हूँ, नोबडी टॉक्स अबाउट। मेरा मानना है कि ये बातें जहां हम ब्रेल को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं 3री, 4th, 5वीं क्लास में सामान्य सिलेबस में, वहां ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि उसके इंट्रोडक्शन के साथ उसके क्वेश्चंस कंपलसरी किए जाएं और आगे 8वीं 9वीं के आसपास कहीं जाके वैरायटी ऑफ द ब्लाइंडनेस इसकी चर्चा की जाए, और हो सके तो इसके एक्सेप्टेंस, नॉन एक्सेप्टेंस और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ ना कुछ कहा जरूर जाना चाहिए, जो कहीं लैग कर रहा है, जिसके चलते नेचुरली जो कंपैरेटिवली बाद में ब्लाइंड होते हैं उनको दिक्कत आती है। जी आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि मैं एक लाइन, मेरा एक सवाल है जिसका एक लाइन में आंसर देता हूँ, लेकिन उसको मैं बाद में पूछूंगा। उस सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेरे पास एक बहुत सवाल आ रहा है, मोबिलिटी प्रॉब्लम। जी आप सभी को मोबिलिटी प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, और थोड़ा ब्रीफली, क्योंकि हम और भी क्वेश्चन हमने कवर करने हैं, तो ब्रीफली हम इसको कवर करें। जी आशीष जी। मोबिलिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको एक्सेप्ट करना कि आपको केन यूज करनी पड़ेगी, ये बहुत बड़ा मेंटल ब्लॉक है। आई माई सेल्फ डू नॉट यूज अ केन टिल डेट, पर उसके चलते मोबिलिटी एक प्रॉब्लम है, जो कि आई डोंट नो कि कैसे मे बी सीखना पड़ेगा, मे बी विद टाइम आएगा, बट येस इट इज अ बिग प्रॉब्लम। मैं खुद सजेस्ट ये करूंगा कि आप जितनी जल्दी केन यूज करने लग जाएं, इंडिपेंडेंट हो जाएं, अच्छा होगा। ऑल्दो देयर इज अ मेंटल ब्लॉक, देयर इज अ ह्यूज मेंटल ब्लॉक, आई माई सेल्फ हैव नॉट बीन एबल टू डू इट टिल डेट। You are not able to overcome this problem. जी yes. मीनल जी, मोबिलिटी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और क्या आप अडेप्ट कर पाई हैं अपने आप को, क्या आप इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ पाई हैं? जी मोबिलिटी मेरे लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दानिश, क्योंकि आज तक मैंने भी कभी केन यूज नहीं की। हालांकि मैं चाहती हूँ यूज करना, लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझे वो यूज करने के लिए रोक रहे हैं। जैसे सरीन सर ने कहा था, मुझे लगता है कि सबसे पहले ना पेरेंट्स से हमें जितना अवेयरनेस मिल सकता है ना, सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट जो हमारे फैमिली में रहते हैं, आसपास में जो भी हैं, वही हमें इन सब चीजों से और ज्यादा पीछे कर रहे हैं। मतलब मेरे केस में ऐसे हुआ था। तो आज मुझे मोबिलिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम लगता है। और सबसे बड़ी बात मुझे जो लगती है मोबिलिटी के लिए, जब विजन हमारी बहुत लेट गई थी, इसमें हमने सबसे ज्यादा लॉस किया तो वो कॉन्फिडेंट है। विजन से ज्यादा हमने अपना कॉन्फिडेंट खो दिया। या अब अगर मुझे कोई अकेले जाने को बोलेगे, मुझे आएगा नहीं आएगा ये तो बात की बात है, लेकिन मेरे अंदर कॉन्फिडेंट ही नहीं आएगा कि मैं जाऊं घर से बाहर अकेले।
दिस इज द बिग प्रॉब्लम आई एम फेसिंग। और मुझे लगता है कि ये चीज हमको सबसे पहले अपने अंदर से निकालनी होगी। इनफैक्ट मैंने केन कभी यूज नहीं की, मैं करना चाहती हूँ, मैं सोचती हूँ कि घर से थोड़ी दूर जाके मैं यूज करूँ, लेकिन पेरेंट्स के डर के कारण मैं कर नहीं पाती। आई एग्री, यहाँ पे जी पेरेंट्स और फैमिली को बहुत बड़ा सपोर्ट देना पड़ेगा, अपने ब्रदर्स को, सिस्टर्स को, अपने बच्चों को। दे विल हैव टू से कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप चलो। हाँ, वो खुद भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे इस चीज को, और ना वो हमें ये चीज एक्सेप्ट करने देते हैं कि यू आर ब्लाइंड नाउ। जब मेरी नॉट विजन दैट गई कि थी, सिर्फ मुझे उनकी ही एलबी रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रसाद के हमारी लिए। खुद की भी है, क्योंकि हमें खुद को भी थोड़ी शर्म आती है उस चीज को लेके में भी। पर क्योंकि जी आज तक आप बिल्कुल साइटेड रहे हैं और एकदम आप केन लेके घूमेंगे तो आपको ये लगता है कि सब पूछेंगे ये क्या हुआ, जी तो मे भी वो एक डर होता जी। है। जब मेरी अपोलो में मेरी विजन गई थी, जब मैं एडमिट थी अपोलो में, तो मुझे एलबी प्रसाद का उन्होंने रिकमेंड किया था। वहां पर जब मैं डॉक्टर से मिली तो उन्होंने मुझे बोला कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसमें हम ये नहीं बोल सकती है कि आपको विजन नहीं आएगी, आ जाएगी कभी भी, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि कब आएगी, जैसे गई है वैसे आ जाएगी। तो इन 7 सालों में मुझे 2 बार विजन आई भी है और चली भी गई। तो उसके बावजूद उन्होंने मुझे वहां पर एक नीचे रिहेबिलिटी सेंटर है, वहां पर उन्होंने मुझे भिजाया था। उस वक्त मेरे पापा थे साथ में। तो जैसे ही हम लोग नीचे पहुंचे, वहां पे उन्होंने देखा कि ब्लाइंड को वो लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, केन पकड़ के वो लोग सिखा रहे हैं। 1 सेकंड भी उन्होंने मुझे रुकने नहीं दिया और उठा के लेके आ गए वहां से, बोले हमें नहीं रुकना, हमारी बच्ची को इस चीज की जरूरत नहीं है। जी। तो तो डिड यू अगर उस वक्त, अभी आपने सोल्यूशन कोई? जी हाँ, प्लीज अब मुझे करिए। लगता है कि मुझे शायद अपने पेरेंट्स से झूठ बोलना पड़ेगा थोड़ी सी दूर जाके, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत बड़ा इशू है। जब तक हम अकेले अपने आप से हिम्मत करके एक कदम नहीं बढ़ाएंगे, कुछ भी नहीं कर सकेंगे जिंदगी में। और आज की एज में मुझे नहीं लगता कि हमें हाथ पे हाथ रख के घर पे बैठे रहना चाहिए। मैं कोशिश करती हूँ अकेले मूव करने की, लेकिन बहुत मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन करना मैं चाहती हूँ बाय हार्ट। केन यूज करने में मुझे बाय हार्ट शर्म नहीं आती, लेकिन डर लगता है, कॉन्फिडेंट नहीं। जी। तो आपका तो इस कहना चीज है का कि अगर उस सोल्यूशन भी दिन मैं नहीं ढूंढ पाई अभी तक। नहीं ढूंढ पाए, आपके परिवार अगर उस टाइम पे अगर आपको नहीं रोकता तो शायद आप ओवरकम कर लेती। जी। जी हाँ। शर्मिष्ठा जी। बिल्कुल मीनल जी ने बिल्कुल सही कहा, मगर मेरे साथ बिल्कुल उल्टा ही केस था। इनफैक्ट मैं नहीं चलना चाहती थी, एज फार एज आई रिमेम्बर मेरे को तो थप्पड़ वप्पड़ भी पड़े कि जा अकेली स्कूल। तो वो एक उस टाइम पे वो जो मम्मी का थप्पड़ था वो आज बहुत काम आया। तो अब मेरे पास कोई मोबिलिटी बैरियर नहीं, क्योंकि मेरे को केन कैरी करने में अगर अब नहीं शर्म आती, बट हाँ कॉलेज में एक बार को जरूर आई थी। तो एक वो लगता है कि इट डजंट लुक ट्रेंडी तो बस एक वो बात थी। अदरवाइज मेरी फैमिली ने तो मुझे इस तरफ इस डायरेक्शन में मुझे इंडिपेंडेंट बनाने के लिए पूरा पूरा पुश किया। और प्लस मेरे फ्रेंड्स ने भी जो ये बोल पाए कि यार केन स्मार्ट लग रही है, पता है तो एक वो भी फ्रेंड्स और फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। वो ना हो पाए तो केन एक टैबू बन के रह जाती है। तो अब आपके और लिए केन हो तो मोबिलिटी, हाँ मोबिलिटी कोई इतना बड़ा इशू नहीं रह जाता अगर केन हो तो। जी, तो आप काफी फॉर्चुनेट रही इस मामले में। जी सुमित जी। हाँ जी दानिश भाई, सबसे पहली बात तो मैं अभी पार्शली हूँ, मैं इंडिपेंडेंटली आ जा सकता हूँ। और दूसरी बात है कि मेरे को पता है कि आई विल बी ब्लाइंड एट वन टाइम। तो मैंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रखा है इस बात के लिए। और प्रैक्टिकली अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया, और जब ज़रूरत पड़ेगी प्रैक्टिकली की तो मेरे को पता है कि मैं इसको इस्तेमाल कर पाऊंगा, यानी कि मेंटली आई एम प्रिपेयर्ड। जी सरीन सर। एक बात और मैं मोबिलिटी को लेके कहना चाहूंगी दानिश, हालांकि मैंने केन कभी यूज नहीं की, लेकिन अपने एरिया में मतलब हैदराबाद में अगर मुझे कहीं मूव होना हो तो एक ऑटो वाला है, मैं उसके साथ अकेले मूव कर लेती हूँ। इनफैक्ट अगर वो मुझे हाथ पकड़ के लेके भी जाता है तो मैं चली जाती हूँ। इस चीज के लिए मुझे कभी डर नहीं लगा। मतलब कोई अगर मेरे साथ कोई भी हो, ऑटो वाला या टैक्सी ड्राइवर अगर कोई भी हो, वो मुझे अगर थोड़ा सा सपोर्ट कर देता है तो मैं उसके साथ अकेले मूव कर लेती हूँ। जी। तो ये एक मैंने चेंजेस मेरी लाइफ में पाया। मतलब पहले हम डरते थे कोई अनजान को अपना हाथ देने में, अब ये चीज थोड़ी सी मेरे अंदर खुल गई। जी। एग्रीड। आई थिंक जितने भी लेट ब्लाइंड है, हम एक चीज को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। हो सकता है आपको हेल्प लेनी पड़े और उसमें आपको झिझकना नहीं है, क्योंकि आप पूरी तरह इंडिपेंडेंट होने से जब किसी छोटी चीज के लिए हेल्प लेनी पड़ती है तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा वो आपको अजीब लगता है। जी। बट और हाँ, विद मुझे टाइम आई क्योंकि लगता है मैं कि एक रियलाइज हम कि लड़की वन हूँ बाय तो। वन चलें तो अच्छा है, क्योंकि हमें बहुत कवर करने हैं क्वेश्चन। तो हम सीरियल वाइज चलते हैं, अपने टर्न पे हम अपने पॉइंट्स रखें तो विल बी वेरी गुड फॉर मी। आई रिक्वेस्ट यू ऑल।
जी डॉक्टर सरीन, आपको लगता है कि मोबिलिटी हमें इंडिपेंडेंटली होना चाहिए, जहां हमें हेल्प लेनी चाहिए ड्राइव इन टर्म्स ऑफ ड्राइवर, टैक्सी और जी? मैं प्लानिंग फॉर हैविंग वैरायटी ऑफ पार्टी। जी मेरा मानना ये है कि हेल्प एक जी, किसी जरूरी की प्रॉब्लम आ रही है माइक की, प्लीज। जी मेरी समझ है हेल्प एक जरूरी चीज है, लेकिन हेल्प के साथ साथ सेल्फ हेल्प वो उससे भी ज्यादा जरूरी है। और मैं विद ऑल हम्बल एक्सक्यूज के साथ कहना चाहूंगा, इवन दोज हु आर स्टिल हैविंग सम विजन, स्टार्ट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ यूजिंग केन। क्योंकि हेलो जी 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 मेरी व्यक्तिगत समझ है कि सबसे बुरी स्थिति, ब्लाइंड से भी बुरी स्थिति पार्शली ब्लाइंड की है, जिनकी आईज नहीं बताती कि वो ब्लाइंड है। यस यस। तो उनको कोई इजीली सपोर्ट भी नहीं देता है। तो उस समय आपकी जो केन है, जिस पर एक रेड साइन है जो साफ बताता है कि आप ब्लाइंड हैं, ब्लाइंड के लिए एक्सेप्टेड इंटरनेशनल सिंबल है, आप इसलिए यूज नहीं कीजिए कि आपको सपोर्ट दे रहा है, इसलिए यूज कीजिए यू आर टेलिंग अदर्स दैट यू हैव गॉट सम प्रॉब्लम। सपोर्ट तो आप साइमल्टेनियसली जरूरत पड़ने पे लेंगे ही, लेकिन इसको जिस दिन आप मान जाएंगे कि आपको ऐसी स्टिक यूज करनी है, तो बहुत सारी समस्याएं ऑटोमेटिकली सॉल्व होने लगेंगी, जिसको हम सेल्फ मूवमेंट का पार्ट मानते हैं। और यहां मैं साफ कर दूं कि इसी चीज को बहुत ज्यादा एक्सेप्ट कराने के लिए अमेरिका में सबसे पहले 15 अक्टूबर को व्हाइट केन डे का एक कंसेप्ट डेवलप किया गया था, जिसमें ब्लाइंड लोग हाथ में छड़ी लेके क्रॉसिंग्स क्रॉस करते थे या सड़क क्रॉस करते थे, एक बताने के लिए कि दिस इज ए सिंबल ऑफ सेल्फ हेल्प। जी। तो मोबिलिटी प्रॉब्लम भी काफी है यहाँ पर हमारे पैनलिस्ट। जी, तो अब हम एक क्वेश्चन है, सिर्फ एक एक लाइन में आप सभी से आंसर चाहूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन लिसनर ने पूछा है और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि काइंडली दिस क्वेश्चन आस्क। ओके, तो लिसनर के बिहाफ से मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आपको विजन की प्रॉब्लम होने से पहले आपका ब्लाइंड को लेके क्या दृष्टिकोण था, क्या एटीट्यूड था, और ब्लाइंड होने के बाद आपने क्या पाया? आशीष। फ्रैंकली कोई दृष्टिकोण था ही नहीं। मैंने, अजीब बात यह है कि मैंने हिंदुस्तान में बहुत ही कम ब्लाइंड देखे हैं, एटलीस्ट चंडीगढ़ में बहुत ही कम ब्लाइंड देखे हैं। और मुझे लगता है कि ये भी एक रीजन है कि बहुत सारे लोगों को घर में बंद कर दिया जाता है, या वो खुद घर में बंद हो जाते हैं द मोमेंट दे लूज देयर विजन, मोबिलिटी नहीं करते हैं। तो उससे पहले कोई पॉइंट ऑफ व्यू था ही नहीं। अब जबकि खुद सफर कर रहे हैं उस चीज से, तो मे भी पता लग रहा है कि नहीं, बहुत बड़ी कम्युनिटी है, बट बहुत ज्यादा मोबाइल नहीं है और बहुत ज्यादा विजिबल नहीं है। जी मीनल जी। टू बी ऑनेस्ट मेरा पहले कोई भी ब्लाइंड को लेके ऐसे कोई व्यू नहीं था। हाँ, इतना है कि कभी कोई बार त्योहार होता था घर में या कोई बर्थडे होता था, तो घर में ऐसे कहा जाता था कि चलो हम वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और बस मेरा उतना ही था उस वक्त। कुछ भी मुझे पता उस वक्त, मतलब मेरा वही कॉन्सेप्ट था, क्योंकि मैंने कुछ देखा ही नहीं कभी और जाना ही नहीं, इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। बस बर्थडे होता तो बोले चलो चलो वहाँ पे खाना बांट के आ जाते हैं, यही इसी तरीके का कॉन्सेप्ट मेरा था। टू बी ऑनेस्ट, मैं खुद भी आज ब्लाइंड हूँ, लेकिन फिर भी। जी शर्मिष्ठा जी, आप तो खुद बहुत छोटी थी, बट इवन दो जी आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू कुछ किताबों से पढ़ा हो, या कोई कभी दृष्टिकोण बना हो, जैसे ब्लाइंड? सिर्फ 4th स्टैंडर्ड में आई रिमेम्बर हमको लुई ब्रेल के बारे में पढ़ाया जाता था, तब मम्मी से सुना था कि ब्लाइंड क्या होता है, दैट्स ऑल। मतलब वो भी तब विजन इतनी अच्छी नहीं थी, तो मम्मी आई डिडंट नो कि मेरी एक आई साइट में कुछ प्रॉब्लम है, बट एक उनका एक ये रहता था कि वो रीड करके मुझे बता दे। और दूसरा, मैंने एक दोस्ती मूवी देखी थी, आप लोगों ने देखी होगी, तो उसमें जो एक ब्लाइंड का एक जो प्रोजेक्शन है, सिर्फ हैंडीकैप का, वो भी ना पढ़ने वाले का, कि जो उसमें ऑर्थोपेडिक होता है, ही वाज मोटिवेटेड कि आप पढ़िए, और ब्लाइंड उसको कमा करके देता था कि मैं तुमको भीख मांग करके कमा करके दूंगा और आप पढ़िए। तो वो एक परसेप्शन मिल गया था। और जब मैं बड़ी हो रही थी, जब एक एक्सेप्टेंस तो नहीं आ रही थी, मगर एक रियलाइजेशन हो रहा था कि आई एम ऑल्सो मूविंग टुवर्ड्स ब्लाइंडनेस, तो एक वो डर मन में बैठ गया था कि बस वो एक दोस्ती मूवी वाले उस हीरो का ही दिमाग में आता था। आपको भी गाना गा के वो पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे।
तो सेम का नहीं ऐसा नहीं बट हाँ कि मैं उससे रिलेट, मतलब मुझे उससे रिलेट कर मतलब बैगर सेम, सिंपल शब्दों में हम कहेंगे कि पोर्ट्रेट वही था, बैगर वाला साहब था। हाँ, बैगर वाला पोर्ट्रेट। जी सुमित जी। हाँ जी दानिश और जी। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, उसके कारण मुझे ये नहीं लगा कि मैं भी आई बी पोस्ट टू बेगरी, ऑफ कोर्स क्योंकि घर की हालत ऐसी भी थी, मगर इसलिए सोच भी नहीं सकते थे। बट हाँ, और मतलब एक बच्चे की तरह जो मैं सोच सकती हूँ वो सिर्फ इतना कि अपने मन में कहीं डर और चिड़चिड़ापन उसके कारण आ गया था। जी बिल्कुल, मेरा क्वेश्चन ये है कि ब्लाइंड को लेकर आपका एटीट्यूड था, आपका क्या होगा वो मेरा प्रश्न भी नहीं है। जी सुमित जी। जब मैं 17-18-19 साल का था अराउंड अबाउट, तो तब तक मेरे को पता ही नहीं था कि ब्लाइंड होते हैं, या मेरा मतलब कि याद ही नहीं था कि कोई ब्लाइंड भी हो सकता है। तो यानी कभी इसकी ओर ध्यान ही नहीं गया। और पर जब खुद सफर कर रहे हैं इस प्रॉब्लम से, तो अब अकेले ब्लाइंड नहीं सर, जितने भी सफरर्स हैं, चाहे वो किसी भी प्रॉब्लम से हों, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, डेफ डम्ब हो, मेंटली रिटार्डेड हो, या इवन कि कोई अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को लेकर सफर कर रहा है, तो उन सभी के प्रति अब ऐसा नजरिया कि इसकी भी हेल्प करें, इसकी भी हेल्प करें जी। तो यानी कि हाँ, अब मतलब कि हम अपने आप की हेल्प मतलब कि नहीं कहते कि कोई हमारी हेल्प करे, हमारे अंदर ये नजरिया पैदा होगा कि हम भी औरों की हेल्प करें। पहले मतलब कि आपका कुछ भी भी नहीं कोई था। पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था। जी डॉक्टर सरीन, आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो हमारा इसमें जो एजुकेशन का जो रोल हो सकता है, या सिनेमा का जो रोल था, जैसे शर्मिष्ठा ने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया, तो वो देख के जो ज्यादातर लोगों की वही इमेज बनती है सोसाइटी में, हमने देखा है, तो वहां पर कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है डिसेबिलिटी डिस्कोर्स की? देखिए ऐसा है, पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूंगा इन सबको, क्योंकि इन्होंने बहुत फ्रैंकली अपनी बात रखी। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि हम सीधी सीधी सच्चाइयां बताने से भी कतराते हैं। दूसरा, जहां तक डिसेबिलिटी डिस्कोर्स या ड्रामा लेवल पे, लिटरेचर लेवल पे ब्लाइंडनेस को एग्जिबिट करने की बात है, ये सही है कि शुरू से नेगेटिव एग्जीबिशन ज्यादा हुआ है। चाहे वो किताब मंगला ले ली जाए, चाहे सुदर्शन की भाग्य चक्र ले ली जाए, उस ढंग की कुछ पुस्तकें हैं जो संकेत करती हैं, रजनी जैसी किताब। लेकिन सूरदास की इमेज भी आती है बहुत ज्यादा लोगों पे। हाँ, वही भाग्य चक्र सूरदास की इमेज है जी, और उसको हम ग्लोरीफाई करते हैं। मैं अभी पीछे एक सेमिनार अटेंड कर रहा था, उसमें कह रहे थे अच्छा हो कि हमें सूरदास कहें, अंधा ना कहें। तो मैंने यही पूछा उससे, सूरदास भी क्यों कहें? क्या हम में काबिलियत है कि सूरदास की तरह हम कविता लिख सकते हैं या तारीफ कर सकते हैं कि ये कह पाए कि सूरदास कारी कामरी पे चढ़त न दूजो रंग? उस काबिलियत तक तो आए हम कहीं। मेरा मानना है कि ये डिपिक्शंस रियलिस्टिक होने चाहिए, जो हो नहीं पा रहे हैं, और उसमें मैं भूमिका जरूरी मानता हूं उन सब की जो खुद ब्लाइंडनेस को झेल रहे हैं, ब्लाइंडनेस की प्रक्रिया उन्होंने झेली है। अगर उस टाइप के लेख सामने आए, उस टाइप की कहानियां सामने आए, तो शायद वो ज्यादा सहयोगी होंगी लोगों को जानकारी देने की। और ठीक है, एक फीलिंग तो जगती है, कई बार आप दया का भाव भी जगाते हैं, लेकिन दया को आप ऑल टुगेदर डिनाई नहीं कर सकते। दैट्स अ पार्ट ऑफ द होल सीन। जी, और आज भी हमने बहुत देखा है कि अभी भी कई फिल्म जो मूवीज आती हैं उसमें भी अभी तक सिचुएशन ज्यादा बदली नहीं है। बहुत ज्यादा मूवीज में बैगर का रोल दिखाया जाता है हालांकि, और मोटिवेशन के लिए कई बार कई शोज आते हैं ब्लाइंड के, लेकिन ज्यादातर तवज्जो उन्हीं सीन्स पर दी जाती है। मैं देखिए स्पर्श पिक्चर को इंडिकेट करके बात खत्म करता हूँ। स्पर्श में प्रयास किया गया ब्लाइंड दिखाने का, टिपिकल इरिटेटिंग ब्लाइंड। उसका अंत क्या दिखाया गया कि जब उसकी मैरिज होती है, मैरिज के लिए चॉइस है कि कोई ऐसी लड़की जो ऑलरेडी डाइवोर्स्ड है। आप मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? उसका एक विकल्प हो सकता था, ब्लाइंड की शादी ब्लाइंड से भी दिखा सकते हैं, लेकिन आपको दिखाने में दिक्कत आ रही है। जी, शायद वो भी इतने लिटरेट नहीं है, अवेयर नहीं है, तो वही में जैसे हमारे पार्टिसिपेंट बता रहे हैं। जी तानिश जी, वैसे थोड़ा टाइम 2 मिनट और दूंगा जल्दी प्लीज। क्योंकि जब ये पिक्चर बन रही थी, ये सारे लोग बाकायदा BRA और कुछ संस्थाओं में गए भी थे। ये तब
लाल अडवाणी साहब हुआ करते हैं, उनके संपर्क में भी थे, बट वो तब के वाइस लोगों ने भी दे नेवर गाइडेड इन द वे विच वाज सपोज्ड टू बी गाइडेड। जी थैंक यू। जी आशीष जी, अब अगली प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं, मैट्रिमोनियल। हाउ बिग दिस प्रॉब्लम वाज बिफोर यू एंड बिफोर योर फैमिली? वाज तो पास्ट हो जाएगा, इज है क्योंकि मैं अभी भी मैरिड नहीं हूँ। तो I would say yes, it's a problem. I can't say it's not a problem because again, choice and making the right choice and not compromising, because it's a lifelong decision that one has to take. So I think थोड़ी choice difficult है, but I don't think it's impossible. But difficult है, it might take some time, but you will find the right individual. बस इसके कारण आप कॉम्प्रोमाइज कर लें और कैसे भी यू जस्ट सेटल फॉर एनीथिंग एंड एनीवन, आई डोंट थिंक दैट्स द राइट थिंग। आपका मेंटल वो मिलना और वो सब बहुत ज्यादा जरूरी है। जी, और मीना जी, क्योंकि आप ऑलरेडी मैरिड थी, तो आपको कितनी प्रॉब्लम्स आई विजन के कारण आपकी मैट्रिमोनियल लाइफ में, आपकी शादी? मेरी विजन के कारण दानिश, मेरे घर के पास मतलब थोड़ी दूर पे एक और लेडी थी जिसकी विजन चली गई थी। ड्यू टू उस विजन जाने के कारण उसके हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया था। तो जब मैंने ये किस्सा सुना, तब से लेके 6 महीने तक मुझे इतना सीवियर डिप्रेशन रहा कि कहीं मेरे हस्बैंड ने भी अगर मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा। क्योंकि मैं मैरिड थी उस वक्त, बच्चे भी थे मेरे, तो मैं मतलब पापा के पास जाती थी और घंटों रोया करती थी कि मेरी लाइफ का क्या होगा इन फ्यूचर। लेकिन टचवुड ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उन्होंने हर कदम पे मेरा साथ दिया। इनफैक्ट जब घर वाले बोलते थे कि इसको दिखता है ये नाटक करती है, उसके बावजूद भी उन्होंने बोला कि ठीक है ये नाटक तो करती है, तुम भी तो करके दिखाओ। तो हर कदम पे उन्होंने मेरा साथ दिया। तो मुझे मैट्रिमोनियल लाइफ में कभी इतनी मेजर प्रॉब्लम नहीं आई अपने हस्बैंड के सपोर्ट के कारण। लेकिन फिर भी मुझे खुद को कहीं कहीं लगता है, जब आज बच्चों को कहीं मतलब इमरजेंसी, मतलब रात बिरात कभी भूख लग जाती है, और मैं हालांकि अब तो मैं काफी अवेयर हो गई, मैं कर भी पाती हूँ, लेकिन जब नहीं थी तब मुझे इन सब चीजों की बहुत प्रॉब्लम मैंने फेस की है उस वक्त। अभी नहीं होती इतनी ज्यादा। जी, तो आप भी सपोर्ट कर रही होंगी जिस तरह वो आप कर रहे हैं। वेल, शर्मिष्ठा जी। मैट्रिमोनियल दानिश, मैं ये कहूंगी कि इट इज अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि ये तो 2 तरीके से आते हैं। मैं फिर वापस से उसी पॉइंट को दोहराऊंगी कि सेल्फ एक्सेप्टेंस और सोशल एक्सेप्टेंस 2 चीजें हैं और दोनों तरीके से नहीं होती। क्योंकि आप जब ब्लाइंड होते हैं तो आपके काम करने का जो तरीका होता है दैट बिकम्स अ लिटिल, मतलब एक ये है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो जब आपको दिखता था और जब आपको नहीं दिख रहा है, उन दोनों में जब आप एक एडजस्टमेंट उसको अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो आप अपने आप को ही इतना एडजस्ट, आई मीन यू नॉट एडजस्टेड विद योरसेल्फ ओनली। तो दूसरे को एक्सेप्ट करना, दूसरे की भी इट्स अ बिग चेंज इन योर लाइफ, तो वो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। और बाकी मैट्रिमोनियल की बात ये है कि जैसे आशीष जी ने बोला कि इट्स अ लाइफ लॉन्ग डिसीजन एंड इट शुड बी डन वाइजली। उसके चक्कर में आई थिंक वो थोड़ा ज्यादा कॉशियस भी हो जाते हैं और उसके कारण थिंग्स गेट स्पॉइल्ड। मेरा तो ऑल्दो आई एम आल्सो अनमैरिड, और मेरे को जो अभी तक का, मैं मैट्रिमोनियल की बात नहीं करूंगी, ये है कि फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप की में इसी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। जी बिल्कुल। और मुझे एक लिसनर ने आपसे पहले ये क्वेश्चन किया भी है कि क्या आप डिस्कशन ला सकते हैं कि रिलेशनशिप और फैमिली रिलेशनशिप्स के ऊपर एक डिस्कशन रखे। वेल, विल थिंक एंड वी विल ब्रिंग। जी सुमित जी। दानिश, आपने दोपहर को भी क्वेश्चन ये रेज किया था, तो मैंने तो रिश्ता करवा रहा था दोपहर को डायरेक्टली आपका। जी कैरी ऑन। तो लगता है वो अब बात यहाँ पर उगलवाओगे आप मुझसे। जी जी प्लीज गो अहेड। तो ये भी रिश्ते की, मैरिज की बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर ये है फ्रैंकली बोलते हैं कि अगर मतलब कि मैं तो एडजस्ट कर लूंगा, पर जो फैमिली होती है ना दानिश, हम लोगों की जो बाद में ब्लाइंड होने वाले होते हैं, जो हो रहे हैं या हो गए, तो उनकी फैमिली अपने बेटे के लिए या बेटी के लिए ब्लाइंड को एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये दोनों एक जैसे हो गए, तो पहले इसकी हेल्प के लिए रखना, अब 2 की
ये मतलब एक दूसरे का साथ नहीं निभा पाएंगे, एक दूसरे की हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो बाद में ब्लाइंड होते हैं वो हमेशा मतलब कि साइटेड को ही प्रेफरेंस करते हैं। जी, तो फैमिली को समझाना आपके शब्दों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है डॉक्टर सर। बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है अपनी फैमिली को समझाना। यहाँ परहैप्स लेटर-एजेड ब्लाइंडनेस से ये मुद्दा ज्यादा नहीं जुड़ा है, सिवाय इसके कि लेटर एजेड ब्लाइंड का एक ओवर कॉन्फिडेंस ऑन साइटेड ज्यादा संभव है। और जैसा एक सज्जन ने कहा कि साहब हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, हम बेस्ट चॉइस ढूंढेंगे। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि बहुत सारी शादियां देखी और खुद शादी का जीवन जी भी रहा हूं। मेरा मानना यह है कि लाइफ में रिलेशंस जो भी होते हैं वो कम या ज्यादा मात्रा में कंप्रोमाइज होते हैं। हम अच्छा नहीं लगता हमें शब्द यूज करने में कंप्रोमाइज है, लेकिन सच्चाई है दूसरे को सुने और खुद को सुनाएं, ऐसा करने के लिए कंप्रोमाइज किए बिना संभव नहीं है। थर्डली, मैं तो आई एम रियली very much influenced by the husband of Meenal. I really want to say hats off to him, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत आसान काम नहीं है। हम जितना इजीली समझ रहे हैं कि इसके हस्बैंड ने इसको हर तरह की सपोर्ट दे दी होगी, इट्स वेरी टफ वर्क। उसमें कहीं ना कहीं हम चाहे स्पिरिचुअलिज्म को अच्छा कहें बुरा कहें कुछ भी कहें, वो सेंस बहुत ज्यादा असर डालती है। मैं मानता हूं कि हम जिंदगी को बहुत सी चीजों का को मिला के तब समझते हैं, जिंदगी के कई एस्पेक्ट्स के साथ कंप्रोमाइज करके समझते हैं, तो चीजें कंपैरेटिवली ज्यादा इजी हो जाती हैं। जी, तो आपने कहा आप मीनल जी के हस्बैंड से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है और हेड्स ऑफ करना चाहते हैं, जो कि ये आपने जोक किया है या सीरियस बोला है कि जो हेड्स ऑफ तो कि वो मीनल जी के साथ है। वेल, डिस्कशन का अब समय है कि हम लास्ट मोड पर बढ़ें। उससे पहले आशीष जी आपसे जानना चाहते हैं कि आपके जॉज, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और ब्रेल आपके क्लोजिंग कमेंट के साथ कितना बड़ा रोल अदा करते हैं बाद में ब्लाइंड होने? बहुत ही ज्यादा बड़ा। आई थिंक दैट इज समथिंग दैट ओपन्स द वर्ल्ड टू यू, बट जॉज नहीं और ना ही ब्रेल, क्योंकि मेरे पास दोनों ही नहीं है। मैं एनवीडीए यूज करता हूं, तो आई वुड से एनी स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर, हाँ, एनी स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नई टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट कर लें। जितनी जल्दी अडेप्ट कर लेंगे यू विल सी कि उतनी चीजें आसान हो जाएंगी। तो जो भी अगर विजन की प्रॉब्लम आ रही है, तो आपकी सबसे बड़ी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, चाहे वो मोबाइल्स पे अपने स्क्रीन रीडर्स हैं या कि आपके सिस्टम पे स्क्रीन रीडर्स हैं। दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वन शुड invest time, invest money to learn them as soon as possible. जी, ब्रेल के बारे में कहेंगे कुछ? ब्रेल, हाँ बिल्कुल सीखनी चाहिए। आई थिंक अब हम अपने कानों को बहुत ज्यादा ओवरवर्क करवा लेते हैं। आई वुड लव टू लर्न ब्रेल, अभी मेरे को नहीं आती है, बट आई वुड लव टू डू इट बिकॉज हर टाइम अपने कानों पे डिपेंडेंट रह के उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। आई थिंक ब्रेल इज अ वेरी नाइस थिंग टू डू विच विल रिलैक्स यू अ लॉट। जी, थैंक यू सो मच। मीनल जी, आज आपके क्लोजिंग कमेंट और सेम क्वेश्चंस के साथ। मैं भी ये चीज मानती हूँ कि टॉकिंग जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में, लेकिन इसके साथ साथ हमें सोसाइटी में मिक्स होना भी बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। जहां तक अभी तक की जो इमेज हमारे अंदर है, मतलब ड्यू टू लेट ब्लाइंड की क्या पोजीशन है या क्या उनकी सोसाइटी होगी, वो टू बी फ्रैंक वो बहुत खराब थी जब पहले, लेकिन आज भी होगी। काफी हम सुनते हैं ब्लाइंड, काफी हरकतें ऐसी हम सुनते हैं सोसाइटी में, लेकिन ऐसा नहीं कि हर एक ब्रांड ऐसा ही होगा। मुझे लगता है कि थोड़ा अपने आप को इस सोसाइटी में मिक्स करना है, क्योंकि जब मैं नई थी तो मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं था ब्लाइंड सोसाइटी में जाना आना, उनसे बातें करना। आई ऑल्सो फील शेम, लेकिन मुझे आज लगता है कि ये बहुत जरूरी है, दूसरों के लिए नहीं, अपने आप को अवेयर करने के लिए।
तो अपने आप में कॉन्फिडेंट लाके सोसाइटी से हमें मिक्स होना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं कि सारा ब्लाइंड खराब होता है, अच्छी सोसाइटी भी होती है, वो आपको फाइंड करनी पड़ेगी कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन मुझे लगता है कि अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना पड़ेगा, मोबिलिटी को भी बढ़ाना पड़ेगा। और जो कि हमारे अंदर है कि ब्लाइंड सोसाइटी खराब है, उस इमेज को जब तक हम खुद चेंज नहीं करेंगे तब तक हम नॉर्मल सोसाइटी को नहीं बता सकते। जी थैंक यू सो मच। जी शर्मिष्ठा जी। बिल्कुल, स्क्रीन रीडर्स का और ब्रेल का बहुत बड़ा रोल है। ऑल्दो मुझे ब्रेल नहीं आती है, और मैं भी आई ऑल्सो विश कि मैं ब्रेल सीख पाऊँ जल्दी से। और ओवरबर्डन तो अपनी ऑडियो सेंसेस को करते ही करते हैं। प्लस एकेडमिक्स में अगर देखा जाए तो ब्रेल इज अ बोन। आप कभी भी ब्रेल को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। आज भी जो मेरे साथ जो ब्रेल पढ़ते हैं और मैं खाली अगर जॉस के साथ जाऊँ तो आई कांट बीट देम। ये रियलाइजेशन के साथ अब ये समझ में आता है कि कंप्यूटर्स से नॉट रिप्लेस ब्रेल। और रही बात कंप्यूटर की, वो एक बिल्कुल रेडी टू यूज एक हमारे पास असिस्टिव टेक्नोलॉजी है। तो उसके कारण ऑफ कोर्स एक इट्स अ ड्रास्टिक चेंज, एक इट्स अ रेवोल्यूशनरी थिंग। और ना ही सिर्फ एकेडमिक्स में, आपको सोशल इंक्लूजन में बहुत ज्यादा काम आती है। सो और वही वाली बात है कि अगर ये सब चीजें हो जाए तो ब्लाइंडनेस द कंडीशन इज नॉट अ डिसेबिलिटी, इट्स अ कंडीशन। जी थैंक यू सो मच शर्मिष्ठा जी। जी सुमित जी। हाँ जी दानिश, सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल सुन पा रहे हैं, गो अहेड। हाँ जी दानिश, जहाँ तक ब्रेल का क्वेश्चन है तो ब्रेल आई थिंक जो बाद में ब्लाइंड होते हैं उनके लिए जस्ट 5 और 10% काम करती है। और जो स्क्रीन रीडर्स सॉफ्टवेयर्स हैं वो 90 to 95% काम करते हैं, वो उनकी हेल्प करते हैं। तो आई कैन राइट इन ब्रेल बट कैन नॉट रीड रैपिडली और प्रॉपरली। तो जो सॉफ्टवेयर्स हैं, सॉफ्टवेयर्स के थ्रू हम कंप्यूटर और मोबाइल्स को अच्छी तरह ऑपरेट कर पाते हैं। पर जो लोग जहाँ तक जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं पहुँच रही है, तो आई थिंक उनको ब्रेल से ज़्यादा जुड़ना चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ को आगे और ज़्यादा ब्राइट कर सकें। तो ये ब्रेल और सॉफ्टवेयर स्क्रीन रीडर्स का कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया कि हाँ, ब्रेल कम हेल्पफुल है बाद में ब्लाइंड होने वाले को, क्योंकि ये रीड करते हुए इरिटेशन पैदा करती है। मेरे साथ तो हुआ है, बाकी के साथ पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ, इसलिए मैंने ब्रेल छोड़ दी। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर योर स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यूज। डॉक्टर सरीन प्लीज क्विकली आप कंप्लीट करें आज की डिस्कशन को। देखिए, पहले मैं लास्ट इश्यू को छूता हूँ, फिर उसके बाद जी थोड़ा जल्दी। जी इन बच्चों ने जहां तक कहा ब्रेल प्लस कंप्यूटर और ऑडियो साधन, मुझे याद है मैं 1978 में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए थे, यमुना प्रसाद शास्त्री। उनको ब्रेल सिखाने जाता था। ही वॉज अबाउट 63 और 65। वो ब्लाइंड हुए थे गोवा के स्ट्रगल में 1958-59 में। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जब वो एमपी बने तो उन्हें समझ आया कि ब्रेल सीखनी चाहिए, तो मैं उन्हें सिखाने जाता था। उनका क्राइमिंग पावर बहुत तगड़ा था, उन्होंने सीख ली। लिखने तक की उनको इच्छा नहीं थी, उनको पढ़ने की इच्छा थी, तो कुछ सिखाना शुरू किया तो पढ़ने भी लगे। बट अनफॉर्चुनेटली 79-80 में जाके इलेक्शन हो गए और वो उसमें नहीं जीत पाए, फिर वो संपर्क में नहीं आए, क्योंकि तब कोई विकल्प नहीं था तो ब्रेल लगती थी अति आवश्यक। आज विकल्प है तो विकल्पों का लाभ उठाना कहीं बुराई नहीं है, लेकिन यदि संभव हो अब प्रयास किया जा सके तो मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि लेट एजेड ब्लाइंड को टच करने में दिक्कत होगी। थोड़ी होगी पर ग्रेजुअली ही कैन अडेप्ट हिमसेल्फ। लाइफ तो बेसिकली एडेप्टेशन ही है, चाहे आप डिसेबल्ड हो या ना हो। आप जहां जहां भी सीमित है आप एडेप्टेबिलिटी को अपनाते ही हैं। लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, एक तो आपने ये इशू लेके बहुत ही अच्छा किया, और भी थोड़ा अच्छा होता अगर कोई आपको 35 प्लस या 40 प्लस एज में ब्लाइंड होता हुआ व्यक्ति मिल पाता, तो शायद कुछ और तथ्य सामने आते जो बहुत ही सीवियरली स्थिति में वो कैसे झेलते हैं। क्योंकि मैं ऐसे टीचर से पढ़ा हूं जो 35 साल की उम्र में ब्लाइंड हो गए थे, और मैंने उन्हें
जब तक मुझे पढ़ाते रहे यही पाया कि मोबिलिटी उनकी उतनी डेवलप नहीं हो पाई जितनी अदरवाइज हो जाती है। 15 साल के बच्चा ब्लाइंड हो जाए या 12 साल का या 20 साल का। तो मेरा मानना है कि टॉपिक बहुत आवश्यक है, प्लस एक रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे जो या तो ब्लाइंड हो गए या ग्रेजुअली ब्लाइंड हो रहे हैं, जो मैंने अपने जीवन में टोटल ब्लाइंडनेस से पार्शियल ब्लाइंडनेस और फिर टोटल ब्लाइंडनेस तीनों झेली है। तो मैं इस बात को बहुत सीरियसली मानता हूं कि ब्लाइंड के सिंबल को हाथ में लेकर नहीं चलेंगे तो शायद आपको जो उचित सहयोग मिलना चाहिए, मैं इसको जरूरी नहीं कहता कि ये कोई बहुत सपोर्ट है या दया है, पर जो सहयोग मिलना चाहिए समाज से जुड़ जाने का, वो उतनी आसानी से नहीं मिलता जब तक कि आप वो सिंबल लेके चलते नहीं है। और विशेषकर पार्शियली ब्लाइंड प्लस लेडीज जिनको ये बहुत ज्यादा दिक्कत है, लगता है कि हमारे कहीं सम्मान घटता है स्टिक को लेके। तो मैं मानता हूँ क्योंकि हम ब्लाइंड है, ब्लाइंड की एक्सेप्टेबिलिटी पे जाते हैं, तो एज ए ब्लाइंड हमारा सम्मान निश्चित तौर पे स्टिक लेने के बाद बढ़ता है। जी, तो आज की डिस्कशन में आप पैनलिस्ट ने, आप डॉक्टर सरीन सर ने अपना कीमती समय दिया। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो उड़ान का हमेशा से एक प्रयास रहता है कि हम डिसेबिलिटी, हम ब्लाइंडनेस से रिलेटेड तमाम इश्यूज पर बात करें, जितना हमसे हो सके हम लोगों को अवेयर करने की कोशिश करें। और आप YouTube पर भी हमारे शोज सुन सकते हैं, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, लोगों में बांट सकते हैं। डिस्कशन में ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले एतवार, क्योंकि 4 जनवरी को लुइस ब्रेल डे है, तो हम आपको 9 से 10 एक डॉक्यूमेंट्री सुनवाएंगे। तो आप रेडियो उड़ान पर सभी प्रोग्राम्स को दानिश 4 को है या 5 को है? जी 4 को है। 4 को बिल्कुल। ओके। और आज ये भी मेरे बहुत खुशी होती है बता दें कि आज काफी दोस्तों का नेट का एग्जाम था और मिसेस कंफ्यूजन से काफी लोगों को उसका फायदा हुआ है और रीजनिंग में काफी लोगों ने उसको सॉर्ट आउट किया है। अगर आप भी किसी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो बने रहिए। 1 मिनट के बाद मिसेस कंफ्यूजन ऑन योर वे। थैंक यू सो मच ऑल। दानिश जस्ट दानिश जी सर, ये लुइस नहीं है, लुई है प्लीज। लुई ब्रेल। जी करेक्शन, थैंक यू जी, सॉरी एंड थैंक यू। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसे ही चल। थैंक यू ऑल।